आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श आलोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कल जो बिहार के राजधानी पटना में आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जन विश्वास महारैली किया था उसके ऊपर। इस रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ उस सबको अगर समझा जाए, छोटे से शब्दों में अगर कहा जाए तो उसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी उस रैली का आयोजन बिहार के जनता के लिए कम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने के लिए अधिक किए थे। जी हाँ, जिस तरीके से उस मंच से लालू प्रसाद यादव जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पर्सनली, उनके परिवार के ऊपर व्यक्तिगत हमले किए, व्यक्तिगत भद्दी भद्दी टिप्पणियां किया, वह यही स्थापित करता है। वह लालू प्रसाद यादव जी के अंदर बैठे हुए नरेंद्र मोदी के प्रति उस नफरत को भी दर्शाता है कि किस तरीके से राजनीति में एक व्यक्ति के प्रति लालू प्रसाद यादव जी के अंदर कितना कुंठा बैठा हुआ है, कितना नफरत भरा हुआ है। ऐसे राजनीति में एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हर कोई लगाता है, लेकिन जिस तरीके का टिप्पणी कल लालू प्रसाद यादव जी ने मंच से किया था नरेंद्र मोदी जी के प्रति, वह राजनीतिक टिप्पणी नहीं था, वह सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार के ऊपर पर्सनल टिप्पणी था, व्यक्तिगत टिप्पणी था। अब तक नरेंद्र मोदी जी कभी भी लालू प्रसाद यादव जी के पारिवारिक परिस्थिति को लेकर कभी भी उनके ऊपर टिप्पणी नहीं किया। उन्होंने जो किया है राजनीति में, जिस तरीके का उन्होंने राजनीति किया, जिस तरीके का उन्होंने शासन सत्ता चलाया, उनके उस शासन सत्ता के ऊपर, उनके उस राजनीतिक क्रियाकलापों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी हमला करते हैं और लालू प्रसाद यादव जी के व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्तों या पारिवारिक क्रियाकलापों के ऊपर कभी हमला नहीं किए हैं। लेकिन कल लालू प्रसाद यादव जी ने निजी तौर पे नरेंद्र मोदी जी के पारिवारिक स्थिति पे टिप्पणी किया और भद्दा टिप्पणी किया उनके माता जी के ऊपर, उनके ऊपर, जो कि राजनीतिक नहीं था। पहले सुनिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो शायद इनको नहीं कहना चाहिए था। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। अब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी परिवारवाद की बात करता है, तो यानी कि लालू प्रसाद यादव जी खुद ही इस बात को मान चुके हैं कि जो परिवारवाद के ऊपर नरेंद्र मोदी जी हमला करते हैं वह लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर ही होता है। तो आज खुद ही लालू प्रसाद यादव ने मान लिया कि देश की राजनीति में परिवारवादी अगर कोई है तो वह लालू प्रसाद यादव है। इस बात को ये खुद मान चुके हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है, परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद यादव के ऊपर ही हमला करता है, वो तो सिर्फ परिवारवाद के लिए कहता है। और परिवारवादी तो कई पार्टियां हैं इस देश में, जितने भी क्षेत्रीय दल है सब तो परिवारवादी ही है। और जिस परिवारवाद का बात ये लोग करता है, ऐसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी किया है परिवारवाद की बात कि अमित शाह का बेटा है, राजनाथ सिंह का बेटा है, चिराग पासवान का बेटा, ये रामविलास पासवान का बेटा है। अरे भाई, बेटा सबका है, लेकिन जो परिवारवाद, ऐसे परिवारवाद का परिभाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर समझाया था इन लोगों को कि परिवारवाद का मतलब ये नहीं कि एक परिवार का दो लोग राजनीति में नहीं आ सकता है। परिवारवादी पार्टी का अर्थ होता है कि पार्टी के ऊपर एक ही परिवार का कब्जा हो, जिस तरीके से आरजेडी के ऊपर है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर है, जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी के ऊपर है,
या जिस तरीके से टीएमसी के ऊपर है, डीएमके के ऊपर है, यह है परिवारवादी पार्टियां। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने अपने इस भाषण में जो उनके लिए कहा कि तुम बताओ तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हुआ तुम्हारे परिवार में, यार तो ये तुम तय करोगे। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये बेतुकी बातें हैं। इस तरीके का बात मंचों से करना किसी भी समझदार नेताओं को शोभा नहीं देता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक पहचान ही यही है, वह हमेशा हर किसी को अपमानित करने के अलावा और कुछ भी नहीं किए, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर। ये ऐसे लोग हैं जो सदन में जब ये बैठते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी का, लाल कृष्ण आडवाणी का, योगी आदित्यनाथ का, सबका मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे लोग। और उसी का परिणाम है कि आज लालू प्रसाद यादव के साथ ये सब हो रहा है। लेकिन अभी भी इनका वह मस्खरेपन वाला अकर नहीं गया है। और लालू प्रसाद यादव जी ने जो भी कहा मंच से, वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो कहा ही कहा, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का यह भाषण सीधे सीधे इस देश के न्यायपालिका के दोनों गाल पे जोरदार तमाचा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव जी इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि किस तरीके से इस देश में पैसे वाले लोग, पावर वाले लोग अपने पावर और अपने पैसे के बलबूतों पे इस देश के संविधान और न्यायपालिका को अपने जूते के नोक पे रखता है। ये वही लालू प्रसाद यादव जी है, जब इनको नोटिस आता है, जब इनको सीबीआई, ईडी या जांच एजेंसियों के पास जाना होता है पूछताछ के लिए, तो यह बीमार होकर जाते हैं, व्हील चेयर पे बैठ के जाते हैं, ऐसे दिखाने का प्रयास करते हैं कि न जाने कितने समय से यह बीमार है, इनको चलने फिरने का भी इनके पास ताकत नहीं है। लेकिन जब यह राजनीतिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो यह कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी की नरेटिव दबोच देंगे, उसके नरेटिव पे लात रखने जा रहे हैं। मोदी है कौन, क्या है मोदी? उनके माँ को, उनके परिवार के लोगों को खुलेआम गाली देते हैं। और जो जहां तक उसके बाद इन्होंने जो कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, क्योंकि उनकी जब मां मर गई थी तो उन्होंने बाल दाढ़ी नहीं मुड़वाया था। भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरे देश में एक ही तरीके का क्रियाक्रम व्यवस्था है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सब नहीं करता है, लेकिन वो हिंदू है या नहीं है, यह लालू प्रसाद यादव सर्टिफिकेट नहीं बांट सकता कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है। आज नरेंद्र मोदी को हिंदू होने और न होने के लिए लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। उसने स्थापित किया है इस देश में कि वह हिंदू है या नहीं है। आज इस देश का जनता जानता है। यह वह लालू प्रसाद यादव नहीं बता सकता है जिसने जब तक राजनीति में रहा, जब तक राजनीति में सत्ता में रहा, तब तक सनातन के विरुद्ध तरह तरह के षड्यंत्र किए, हिंदुओं के विरुद्ध तरह तरह का षड्यंत्र किए। राम रथ यात्रा को रोकने वाला लालू प्रसाद यादव हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकता। सावन में, इसी सावन में ना, पिछले वाले सावन में लालू प्रसाद यादव जी, उसका पूरा परिवार राहुल गांधी के साथ मिलकर चंपारण मटन का पार्टी कर रहा। जी हाँ, 3 सितंबर, इस बार 2 डबल सावन था, तो सितंबर, अगस्त और सितंबर दोनों महीने में सावन था। 3 सितंबर को लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर, तेजस्वी प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, सभी के साथ मिलकर अपने घर पे मटन चावल का पार्टी कर रहे थे। वह दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हिंदू होने का, जिसको यह नहीं पता है कि सावन के पवित्र महीना हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, जिस महीने में कोई भी हिंदू गलती से भी किसी जीव को नहीं मारता है। मांस खाना तो दूर की बात है। उस महीने में, उस पवित्र महीने में, भोलेनाथ के समर्पित जो महीना है, उस महीने में यह सरियाम अपने घर पे राहुल गांधी के साथ चंपारण मटन पार्टी कर रहा था, मीट चावल खा रहा था, और आज ये सर्टिफिकेट बांट रहा था नरेंद्र मोदी जी को हिंदू होने का, कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। इनके सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या नरेंद्र मोदी को हिंदू होने और न होने के लिए? आज पूरा विश्व जानता है कि नरेंद्र मोदी क्या है। सिर्फ देश ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में और अपने राजनीतिक ताकत के बल पे उस धरती पे भी मंदिर बनवाया है जिस पर किसी ने कभी कल्पना नहीं किया था कि एक इस्लामिक राष्ट्र में भी हिंदू मंदिर बन सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वह करके दिखाया है। लालू प्रसाद यादव जी ने एक और बात कहा कि मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है? क्या बगैर प्राण प्रतिष्ठा के ही पहले से भगवान थे इस देश में? अब ये अपना खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रमाण दे रहे हैं कि यह कितने बड़े हिंदू हैं, जिनको ये नहीं पता है कि किसी भी नए मंदिर में जब कोई मूर्ति रखा जाता है तो उसका प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से किया जाता है। अपने घर में, आप अपने गांव में अगर घर में अगर
घर का देवता का भी अगर स्थापना करते हैं तो उसका प्राण प्रतिष्ठा पुनः किया जाता है, चाहे बेशक आपके घर में वो पहले से ही क्यों ना हो। अगर आप नया स्थान बनाते हैं तो जब उस स्थान को उखाड़ के रखा जाता है और जब दोबारा उसका स्थापना होता है तो उसका पूरी विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। इस लालू प्रसाद यादव को यह भी नहीं पता है। कैसे पता होगा? जीवन भर इन लोगों ने हिंदू विरोध का राजनीति किया, सनातन विरोध का, हिंदू देवी देवताओं के विरोध का, तो इनको क्या पता कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है और किस लिए होता है। लेकिन ये हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे थे उस महारैली में, जिस महारैली को आरजेडी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने सिर्फ और सिर्फ अपने शक्ति परीक्षण के लिए किया था। जितना भीड़ इन्होंने जुटाया था, ये सही बात है कि बिहार में आरजेडी का जो वोट बैंक है वो है, और वही वोट बैंक है जो एमवाई का था, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने इस रैली में एक नया नाम दिए हैं एमवाई समीकरण का, जिस समीकरण के ऊपर इनके पिताजी ने पूरा राजनीतिक अस्तित्व बचा के रखा, चलाया, राजनीतिक विरासत को आज तेजस्वी प्रसाद यादव को सौंपा एमवाई समीकरण को। अब तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण नहीं है, हमारे माई के साथ बाप का भी है, बहुजनों का, युवाओं का, आधी आबादी का और पुअर का। बी से बहुजन, ए से युवा, डबल ए से आधी आबादी और पी से पुअर, बाप। यह पूरा बिहार जानता है कि आरजेडी के शासन में, जब इनकी मम्मी और पापा का शासन था इस देश में, इस राज्य में, जब ये लोग मुख्यमंत्री थे, उस समय आरजेडी के नेताओं ने, इनके कार्यकर्ताओं ने किस तरीके का व्यवहार इस प्रदेश के इस बाप समुदाय के साथ किया है, चाहे वो बहुजन हो, युवा हो, आधी आबादी महिला हो या गरीब। आज ऐसे ही नहीं, हजारों और अरबों करोड़ों, हजारों करोड़ के प्रॉपर्टी का मालिक हो गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग। यह उन्हीं, जिस बाप फार्मूला को आज याद दिला रहे हैं, उन्हीं बाप फार्मूला वाले लोगों से लूट कर इकट्ठा किए हैं, कमा कर नहीं किए हैं। कोई कंपनी नहीं चल रहा था लालू प्रसाद यादव जी का, नहीं तो इस प्रदेश में कई एक मुख्यमंत्री हुए। अभी एक पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है, उनके पास हजारों करोड़ का संपत्ति क्यों नहीं है? उनके बेटाओं के पास इतना संपत्ति क्यों नहीं है जितना तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है? दोनों का स्थिति तो सेम था, दोनों ही पिछड़ा वर्ग से आते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के पास, जिनके पास कुछ भी नहीं था राजनीति में आते समय, उनके पास आज हजारों करोड़ का संपत्ति है। और कर्पूरी ठाकुर जी जैसा शुरू में थे वैसा ही मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी 2 बार वो भी मुख्यमंत्री रहे बिहार का, 2 बार ये भी रहे हैं। लेकिन इन्होंने उस बाप फार्मूले, जिस बाप फार्मूले को बता रहे हैं, उनके साथ इन्होंने क्या किया वो पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरीके से इनके शासन काल में, इनके सरकार में बिहार का पहचान जंगल राज, लूट, भ्रष्टाचार, अपराध के लिए किया गया। पूरे विश्व में बिहार का पहचान यही बन गया। जिस बिहार का पहचान कभी अशोक, भगवान बुद्ध और महावीर, गुरु नानक देव से हुआ करता था, गुरु गोविंद सिंह जी से हुआ करता था, उस बिहार का पहचान 15 वर्षों में ही लालू प्रसाद यादव जी ने और तेजस्वी यादव के पिताजी ने और माताजी ने जंगल राज, लूट, भ्रष्टाचार, अपराध, अपहरण, इस सब के लिए बना दिया। और आज ये कह रहे हैं कि आरजेडी का अर्थ, आर से राइट, अधिकार नहीं। राइट तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जरूर कहा, लेकिन वो राइट अधिकार वाला नहीं था, वो राइट दंगों वाला था। क्योंकि आरजेडी के 15 वर्षों के शासनकाल में जितना दंगा बिहार में हुआ कभी नहीं हुआ। और इस देश में अगर दंगों का इतिहास देखा जाए तो आज जितने भी ये सेकुलर दलाल घूम रहे हैं, सेकुलरवादी पार्टी अपने आप को कहने वाले, जब जब इन लोगों का सत्ता रहा इस देश में, तभी तभी सभी दंगे हुए हैं। एक दंगे को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को बदनाम किया जाता है 2002 के गुजरात दंगे को लेकर, उस दंगे को अगर छोड़ दिया जाए तो इस देश में कोई भी बड़ा दंगा भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं के शासन में या उनके शासित प्रदेशों में, राज्य सरकारों के दौरान नहीं हुआ। लेकिन इस देश में सैकड़ों ऐसे दंगे हुए हैं जो मोदी विरोधी दलों के सत्ता में रहते हुए हुआ था, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, जो अपने आप को सेकुलर और स्वच्छ पार्टी और नेता बताते हैं। फिर इन्होंने कहा जे से जॉब, जी हाँ, आर से राइट, जे से जॉब। तो जॉब का क्या स्थिति था आरजेडी के शासन में, वह बिहार के लोग देख चुका है कि किस तरीके से 15 वर्षों 1990 से लेकर 2005 तक के कार्यकाल में पूरा बिहार आम के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, मजदूरी करने के लिए भी अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने को विवश हो गए। आज उसी 15 साल का शासन का देन है कि आज भी बिहार का युवा
रोजगार के लिए पूरे देश में भटकता है, दर दर के ठोकरे खाता है। हाँ, बीए न जाने कई तरह के सर्टिफिकेट हाथ में लेकर, और दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलोर, कर्नाटका, तमिलनाडु में जाकर 10-10, 12-12 हजार रुपये पे नौकरी करते हैं और मार भी खाते हैं, प्रताड़ित भी होते हैं। वह उसी 15 साल आरजेडी के शासनकाल का देन है, जिसका परिणाम आज तक भी युवा भुगत रहे हैं और न जाने अभी कई एक पीढ़ी भुगतेंगे। आज अगर बिहार में उद्योग धंधा नहीं है, कोई कल कारखाना, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो उसका श्रेय सीधे सीधे इसी आरजेडी को जाता है, जिन्होंने बिहार को इस तरीके से बदहाल और खस्ता हाल स्थिति में पहुंचा दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि जिस समय हमारे पिताजी का राज था, बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे, कल कारखाने थे। कहाँ है वो उद्योग धंधे? कौन से कल कारखाने थे भाई? अगर इतने बड़े उद्योग धंधे, इतने बड़े कल कारखाने थे, तो फिर बिहार के लोगों को मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश क्यों जाना पड़ रहा है? क्या कारण है कि आज पूरे देश में सिर्फ बिहार के ही लोग मजदूरी करने जाते हैं? दूसरे प्रदेश के लोग बिहार में क्यों नहीं आते हैं? अभी मुंबई के लोग बिहार में क्यों नहीं आता है? गुजरात के लोग बिहार में क्यों नहीं आते हैं? तमिलनाडु के लोग बिहार में क्यों नहीं आते हैं? कर्नाटक के लोग बिहार में क्यों नहीं आते हैं? दिल्ली के लोग बिहार में मजदूरी करने क्यों नहीं आते हैं? जब तुम्हारे पिताजी ने अपने शासनकाल में बिहार को इतना डेवलप किया, तो क्या कारण है कि सिर्फ बिहार के लोग सब हर जगह जाते हैं, बाकी जगह के लोग बिहार नहीं आते हैं? इसका जवाब कौन देगा? 17 महीनों में आप जो जिस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के तरफ से, जिसमें वो कामयाब हो चुके, और इसका सबसे ज्यादा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, उनके बिहार के उन छिछरे और कमकोरी नेताओं को जाता है, जो पूरी तरह से निकम्मे और नाकाफी है। जितना बुरा स्थिति भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश और दिल्ली प्रदेश के नेताओं का है, पूरे देश में कहीं भी नहीं है। एक अन्नामलाई अगर डीएमके के पूरी राजनीतिक सत्ता को हिला सकता है, पूरे तमिलनाडु के राजनीति को हिला सकता है, तो फिर बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके अंदर क्या है? अगर उनको राजनीति करने का इच्छा नहीं है, तो फिर वो लोग क्यों पार्टी के कंधों पे बैताल बनकर बैठे हुए हैं? 17 महीने काम करके तेजस्वी प्रसाद यादव अपने आप को इस तरीके से आज बिहार में प्रोजेक्ट कर लिया है, जैसा कि लग रहा है कि बिहार में जो कुछ भी है सब उन्हीं का देन है। लेकिन पिछले 19 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर अपना छवि उस तरीके का नहीं बना पाया, तो इसमें गलती तेजस्वी यादव का थोड़ी ना है। गलती उन निकम्मे, नाकाफी, उन बैताल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, जो पार्टी के कंधों पे भूत की तरह बैठा हुआ है। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि डी से डेवलपमेंट। तो आरजेडी के शासन में कितना डेवलप हुआ बिहार, ये पूरा बिहार का लोग जानता है कि गली मोहल्ले का सड़क को तो छोड़ दीजिए, जो स्टेट हाईवे था उसका स्थिति इस तरीके का था कि जो उस दौर के लोग हैं, कई एक चुनावी अधिकारी जो उस समय चुनाव कराने आते थे, वो लोग कहते हैं, संजय दीक्षित सर जैसे लोग, कि जब हम बिहार में जाते थे तो ऐसा लगता था कि रोड पे गड्ढे नहीं है, बल्कि गड्ढों में ही रोड बनाया गया है। इस तरीके से गाड़ी चलता था, इस तरीके से परिवहन का हालात था, सड़कों का हालात था। लालू प्रसाद यादव जी चुनावी रैलियों में जरूर कहते थे कि हम बिहार के रोड को हेमा मालिनी के गाल से भी चिकना बना देंगे, लेकिन हकीकत क्या था ये बिहार के लोग जानते हैं। डेवलपमेंट की स्थिति क्या थी बिहार में, वो बिहार के लोग जानते हैं। बिहार के लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हाँ, ये तीनों ही चीज, आर से राइट, जे से जॉब और डी से डेवलपमेंट, बिहार के लोगों का हुआ हो या ना हुआ हो, बिहार का हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन लालू परिवार का जरूर हुआ। उन्हें जॉब भी मिला, राइट भी मिला और डेवलपमेंट भी हुआ उनका। ये तीनों ही चीज आरजेडी का जरूर हुआ, लालू परिवार का जरूर हुआ, बाकी किसी का तो नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज बिहार में दिखता। बिहार के लोगों को मजदूरी करने के लिए, रोजगार के लिए अलग अलग प्रदेशों में भटकना ही नहीं पड़ता, अलग अलग प्रदेशों में जाकर प्रताड़ित नहीं होना पड़ता, मार नहीं खाना पड़ता, गाली नहीं सुनना पड़ता। नीतीश कुमार से पहले बिहार, दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली हुआ करता था ना, उस समय लालू प्रसाद यादव उस सरकार का हिस्सा हुआ करता था, यूपीए सरकार का। उस समय दिल्ली में बिहार के लोगों का क्या इज्जत था, लोग खुलेआम गाली देते थे बिहारियों को। कभी बिहार के लोगों के उस दुख को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने समझा? कभी नहीं समझा होगा। आज अगर बदलाव आया है बिहार के लोगों के लिए, अगर दूसरे प्रदेशों में अगर लोगों का सोच में बदलाव आया है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का ही है। आज भी अगर बिहारी कहीं प्रताड़ित होता है तो अधिकतर उन राज्यों में होता है जहां गैर भाजपाई सरकार है, गैर बीजेपी शासित राज्य है, चाहे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु,
ये तमिलनाडु हो गया, ऐसे राज्यों में होता है। इसलिए बड़ा रैली कर लेने से, भीड़ जुटा लेने से राजनीतिक परिस्थिति बदल जाएगी। शायद ऐसा ना होता होगा और ना होगा, क्योंकि भीड़ तो एक फिल्म स्टार के कार्यक्रम के दौरान भी बहुत सारा जुट सकता है। और राजनीतिक कार्यक्रम किस तरीके से करवाया जाता है भला कौन नहीं जानता है। राजनीति नेता भीड़ कैसे जुटाते हैं कौन नहीं जानता है, कि गांव-गांव से बसें भरकर टारगेट दिया जाता है एक-एक विधायकों को कि इतने-इतने आदमी को आपको अपने क्षेत्र से लाना है, और लोग लाते हैं। तो ये भीड़ दिखाकर, ये जन सैलाब दिखाकर जिस तरीके का माहौल आरजेडी पार्टी और उनके समर्थित दरबारी कर रहे हैं, शायद इनका भ्रम चुनाव में दूर हो जाएगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो ये नया फॉर्मूला है, इसका भी जांच, इसका भी परीक्षा लोकसभा चुनाव में हो जाएगा बिहार। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।